18 नवंबर को रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर सुजीत सिन्हा को अचानक पलामू जेल क्यों ट्रांसफर किया गया? मरांडी का आरोप है कि आमतौर पर बड़े अपराधियों को उनके प्रभाव क्षेत्र से दूर भेजा जाता है, लेकिन इस केस में उल्टा क्यों हुआ और क्या इस ट्रांसफर के पीछे कोई गुप्त वजह है? उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया, जिस अधिकारी का वर्षों तक खुद मुख्यमंत्री ने विरोध किया, जिसे 2-2 साल तक सस्पेंड रखा गया, उसी अधिकारी का निलंबन समाप्त कर उसे डीजी कैसे बना दिया गया? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? झारखंड की जनता के मन में इसी सवाल ने हलचल मचा रखी है। बाबूलाल मरांडी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े आरोप और सवाल उठाए गए। पूरी प्रेस वार्ता देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आप सबको ध्यान में है कि क्योंकि इस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री जिस डीजीपी का उन्होंने जो त्याग पत्र लिया, तो उनके बारे में पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने काफी विरोध किया था। और विरोध तो ही नहीं किया, बल्कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2 वर्षों तक उनको निलंबित भी रखा, सस्पेंड भी रखा। और जब उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो आप सबने देखा कि उनको झारखंड के डीजी पुलिस बनाया। अनेक कायदे कानून को ताक में रख करके उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब उनका सेवा काल भी समाप्त हो गया तब भी उनको बनाए रखा, जबकि भारत सरकार का जो पत्र था 30 अप्रैल उनकी सेवा समाप्त हो रही है, लेकिन उसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया और उसके बाद भी उनको बनाए रखा। उस समय भी हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के काफी विषय को उठाया था और उसके बाद वो काम करते रहा। उस समय भी क्या क्या घटनाएं हुई, उस समय भी हम उठाते रहे बातों को। लेकिन कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि अचानक फिर उनको हटाया, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे या हमारे मन में ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि समस्त झारखंड के लोगों के मन में एक सवाल उभरा कि भाई आखिर जिस व्यक्ति का उन्होंने विरोध किया लंबे समय तक और उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनको 2-2 साल तक सस्पेंड रखा, निलंबित रखा, फिर उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो गलत तरीके से उनको डीजी भी नियुक्त किया। और जब भारत सरकार ने उनकी सेवा को समाप्त कर दिया उसके बाद भी उनको बनाए रखा, तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तभी उन्होंने जिनका विरोध करता हो, जिनकी सेवा समाप्त होने के बाद भी इनको बनाए रखा। तो हमारे जैसे झारखंड के लोगों के दिलों में एक बात तो जरूर तैरती है कि आखिर कारण क्या है? जिस व्यक्ति का कोई विरोध करता हो, निलंबन भी करता है, फिर पदस्थापित भी करता है और उनके कामों को पदस्थापित नहीं बल्कि एक्सटेंशन भी कर रहा है और फिर उनसे रिजाइन भी ले रहा है, तो ये अपने आप में कई एक सवाल पैदा होता है। तो जितना कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की तो उससे लगा कि एक प्रकार से अगर हम कहें तो मतलब हम कह सकते हैं वसूली के लिए विशुद्ध रूप से
उस व्यक्ति को उन्होंने पदस्थापित किया ताकि अधिक से अधिक वसूल करके मुख्यमंत्री को पहुंचा सके। उसमें से चाहे लॉटरी हो, चाहे गाय की तस्करी हो, अवैध खनन हो, जमीन का धंधा हो, रंगदारी हो, भाया दोहन करना, यानी एक प्रकार से जितनी भी रास्ते से जो काली कमाई हो सकता है, यानी एक प्रकार से काली कमाई के लिए उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्य जिसको कहते हैं कि स्थापित कराया। क्योंकि उस काम में भी हमने पहले कई एक विषय को कहा था कि भाई कई लोगों को फिर उन्होंने लगाया, जिसका आप सब लोग देखते होंगे। बाद में जब वो हट गए, दूसरे डीजीपी बने, क्योंकि पहले उन्हीं के पास सीआईडी भी था, उन्हीं के पास एसीबी भी था। अब जिन लोगों उनके जो कलेक्शन मास्टर थे, कलेक्टर जिसको कह सकते हैं, उनके लिए आजकल तो हम देख रहे हैं अखबारों में भी उनके ऊपर से एफआईआर हुआ, जांच पड़ताल चल रहा है। कोई इंस्पेक्टर गणेश सिंह थे, ऐसे कई लोग थे, रंजीत राणा थे, बिचौलिया कोई मनीष गुप्ता, हरियाणा के कोई किसान, ऐसे जैसे लोगों ने जो अवैध धंधा का जिसको कहते हैं कारोबार लोगों ने संभाला था। तो आज सरकार को उन सारे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप सबको ध्यान में है कि जिस प्रकार से शराब घोटालों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिखा था, आप सबके संज्ञान में है, पहले भी मैंने आप सब लोगों को बताया था, लेकिन सरकार ने पूरे 2 वर्षों तक कोई संज्ञान नहीं लिया उस पर। और जब उस शराब को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस हुआ और छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन सारे केस को सीबीआई को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया, तो फिर एकाएक आप सबको ध्यान में आया, कुछ समय पहले भी मैंने कहा था कि यहां भी गिरफ्तारी शुरू हो गई और अभी भी जेल में है। क्या बोलते हैं, क्या नाम है? हाँ, विनय चौबे जी। वही नहीं बल्कि कई लोगों को उस समय गिरफ्तारी हुई। उस समय भी मैंने आप सब लोगों को बताया था कि भाई गिरफ्तारी जिस तत्परता से हुई, लेकिन 90 दिनों तक गिरफ्तारी के बाद भी चार्जशीट नहीं शामिल हुआ, इसलिए कई लोग बेल में छूट गए। यानी किस प्रकार से भाया दोहन किया गया है, यानी चार्जशीट नहीं शामिल करना ताकि उनको बेल मिल जाए। तो कईकों को बेल मिल गया, आप सबके संज्ञान में है। फिर कईकों को तो गिरफ्तारी भी नहीं की गई, भया दोहन इस प्रकार से, यानी और जांच को कह सकते हैं कि शराब घोटालों में भी यानी क्या कहते हैं, सैकड़ों करोड़ की उसमें उगाही हुई। जैसे कई लोगों को जमानत दिलवाया गया, कुछ का नाम हटाया गया, कुछ को पकड़ के छोड़ा गया और कुछ को पकड़ने की भय दिखा करके उनसे वसूला गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। फिर आप सबको याद होगा, अखबारों में भी छापते रहे हैं, बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा, जैसे पाकुड़, धनबाद, इन सारे क्षेत्रों में लॉटरी का एक बड़ा धंधा। कोई धनबाद में तो किसी का कोई झुनझुन वाला का भी नाम है सारे। तो यानी एक सारे ये जो धंधा, यानी इनके देख रेख में सब चल रहा था, इन लोगों के इनके संरक्षण में ये सारे जो धंधा चल रहा था। फिर जमीन का कई एक मामला होता था तो उसमें जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं, बल्कि जिन लोगों ने ये सब धंधा जो करते थे उन लोगों को भी भाया दोहन करना, कि उनको नोटिस करके बुलाना, धमकाना, उनसे पैसे वसूलना, यानी इतना ही उससे काम हुआ। अगर वास्तव में सरकार इन सारी चीजों को चाहती, आज भी हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार को करना चाहिए, जैसे बिहार सरकार ने कानून बनाया है,
जिन लोगों ने भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किया है कि उसको जांच करने के लिए, जब्त करने के लिए बिहार सरकार ने कानून बनाया। तो झारखंड की भी हेमंत सोरेन सरकार अगर वास्तव में सचमुच में चाहती है कि भाई हम इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, अफसर या बाकी संपत्ति लोग अर्जित कर रहे हैं, तो उसको जांच करके उसको जब्त करेंगे और जहां पर विद्यालय, अस्पताल जो भी हो गरीबों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, वो सब बना सकते हैं। तो ये सब भी बिल्कुल कहीं आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर आप सबको एक ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि गुजरात पुलिस के इनपुट पर, माने उनके सूचना पर, जो एक बार धनबाद में जो कफ सिरप बोला जिसकी काफी चर्चा हुई, तो उसमें से लोकल थाना ने पकड़ा भी, उसको सीज करने पहुंचा, तो फिर डीजीपी का टेलीफोन जाता है और वो कहता है कि भाई इसको आप छोड़ दीजिए, इसको सीआईडी इसको टेक ओवर करेगी। लेकिन उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ, उस नशे के कारोबारी को किसने संरक्षण दिया, जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ जो खिलवाड़ करता है। मैंने इसलिए इन बातों को बताया कि किस प्रकार से मैंने लूटने की किस प्रकार से या पैसा कमाने का किस प्रकार से तैयार किया गया और कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में लोगों ने इस पर प्रारंभ किया है। और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि झारखंड में, ताकि अपने आप को सुरक्षित हो सके। उस समय भी आप सबको ध्यान में होगा, मैंने एक विषय कहा था, संभवतः या प्रेस किए थे या ट्वीट किए थे, अभी इतना विषय हो गया तो कभी कभी हमारे दिमाग से भी लगता है कि विषय। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले बार जब डीजी जब बदल गए नहीं, उनके से एसआईबी और सीआईडी का, एसीबी और सीआईडी का जो डीजी पद से उनको हटा दिया गया। तो एक्साइज ऑफिस से किस प्रकार से कागज पत्तर फाइल वहां से रातों रात टेम्पू में बाकी उसको ले गया वहां से। हमारे पास तो जानकारी है, कई एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइल है जिसका उन्होंने पेन ड्राइव बना लिया है और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झारखंड में लूट का एक प्रकार से अड्डा बना हुआ था, या उनके सारे संरक्षण में। और अब दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके शायद सीएम को भी ब्लैकमेल कर रहा है क्या। और मैं कहूंगा कि और किस प्रकार से अपराधियों के साथ उनका सांठगांठ था। आप सबको ध्यान में होंगे, अमन साहू के इनकाउंटर के बाद जो सुजीत सिन्हा कहां जेल में बंद थे, चाईबासा में, उनको वहां से ट्रांसफर कहां, पलामू कर दिया गया था। अब सबके संज्ञान में विषय सब ओपन आया हुआ है। तो किसी भी, कोई भी इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं सामान्यतया जहां कहीं भी, तो उनको अपना क्षेत्र से उनको दूर रखा जाता है। ये यहां उल्टा हुआ था। तो ये सारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्राइम की दुनिया माने एक प्रकार से कैसे क्राइम करवा रहे थे या उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रहे थे, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम समझते हैं कि इससे बड़ा और दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही एक अपराधी थे राजेश राम करके रामगढ़ में, कई एक हत्या, आर्म्स एक्ट वगैरह के मामले में जेल भी जा चुके थे। लेकिन उनका लोग उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, लेकिन इसके बाद भी उनका जो बैठकी कहां होता था, डीजीपी आवास में।
उनका जो गोपनीय शाखा होता था वहां कर रहते थे, और उनके साथ जो इंस्ट्रक्टर जिन लोगों का मैंने नाम लिया अभी, वो सारे लोगों के साथ मिल करके ये लोग वसूली करते थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो किस प्रकार से झारखंड को ये सारे लोग लूट रहे थे। इसलिए आज ये जो अचानक उनको हटाया, तब लगा भाई और कोई कारण नहीं था। अगर और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने वसूला होगा और मुख्यमंत्री को ये पता चला होगा कि इन्होंने तो इतने कालखंड में जितना रुपया वसूला उसके अनुपात में जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इस कारण से डीजी पुलिस से उन्होंने रिजनेशन लिया। यानी अगर वो वास्तव में, एक तो उन्होंने नियम कायदे कानून को रख करके बनाया, यानी पहले तो जिसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उनको 2 साल सस्पेंड रखा, 2 साल सस्पेंड रखने के बाद नियम कानून को ताक में रख करके उनको पदस्थापित किया। उनका सेवा समाप्त हुआ तो सेवा भी विस्तार किया इलीगल तरीके से, जिसकी हम सब लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनको बिठाए रखा। और अचानक उनसे फिर त्याग पत्र लेना, तब ये हम सब थोड़ी सी तहकीकात करने लगे कि भाई आखिर इसका कारण क्या है। अगर गड़बड़ किए हुआ है तो फिर उस पर राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिए, और नहीं तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने जो मोटी रकम वसूली थी, जितना हेमंत सोरेन को रहा होगा कि हमें इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, लगता है कि उतना उनको नहीं मिल पाया, इसलिए हटाया। आज भी हम मुफ्त में हेमंत सोरेन जी को एक सलाह मैं देना चाहूंगा। मेरी सलाह मानेंगे ऐसा नहीं है, या मान भी सकते हैं, क्योंकि कई चीजों में हम जब ट्वीट भी करते हैं तो कई चीजों को आप देखते होंगे कि उनका कदम किसी किसी में वापस भी लेता है। क्योंकि मैं इस समय उसको नहीं खुला कर रहा हूं यहाँ पर, आप सब लोग ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऐसा विषय था। तो हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन भविष्य में अपने आप को ही बचना चाहे तो हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता को अपने सलाहकार में वो नियुक्त कर ले तो शायद वो भविष्य में भी सुरक्षित रहे। और शेष में अफसरों को भी कहूंगा कि आप सरकार में किसी भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप उनके टूल किट्स मत बनिए। कानून का पालन करिए, कायदे कानून से काम करिए। अगर आप कायदे कानून से काम नहीं करेंगे तो देर सवेर जांच होगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि देश भर की हम सब लोग अतीत को देखते हैं कि इस प्रकार से जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया उनका जीवन लास्ट में नर्क बन जाता है। तो इसलिए हम सभी अफसरों से भी कहेंगे कि भाई मंत्री लोग आते हैं तो नए भी होते हैं, उनको काम के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अधिक कमाने के चक्कर में बहुत सारे अफसर लोग गलत कर बैठते हैं। पिछले बार भी देखे, कई लोग जेल में गए, कई लोग जेल में अभी भी है। आगे कौन क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि तो उन लोगों को भी हमारा एक सुझाव रहेगा कि भाई इन सारी चीजों को देख करके आप सब लोग अपने अपने मतलब सही ढंग से काम करें, जनता के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। तो मुझे लगा कि आज इतना ही विषय था, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 थोड़ी सी मैं उसको रिसर्च कर लूंगा। तो अरे मैंने तो बोल दिया यार, किस लिए अभी तो हम सब बात बोल दिए। अब वो सब तो बात के लिए कुछ चीज तो छोड़ दीजिए, बाकी आप सब लोग खोजते रहिए उस सारी चीजों को, ठीक है।
अब ये तो आप लोग भी थोड़ा ढूंढिए ना, सब काम अब हम ही जिम है, तो आप लोगों का भी खोजे पत्रकारिता, अभी कुछ तो करना चाहिए। लोहरदगा में बयान दिए हैं कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। कल डॉक्टर अजय आलोक भी लिखे कि बम फूटने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, अरुण जी ने जो कहा होगा, किस संदर्भ में कहा होगा, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। और बाकी किस संदर्भ में कौन कहाँ क्या बोलता है, इसलिए उस पर हम कोई विश्लेषण करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक नहीं है हमारे लिए।